कुछ सबूत छूट गए हैं? क्या कुछ पटना पुलिस या एसआईटी टीम को ऐसा लग रहा है कि वो जिस दिशा में जांच कर रही है वो दिशा सही नहीं है? क्या पटना पुलिस किसी ऐसे बकरे की तलाश कर रही है जिसको हलाल करके मामला रफा दफा कर दिया जाए? अब परिवार आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग कस्बे से, गांव से लोग पटना आ रहे हैं अपने अपने बच्चों को अपने घर ले जाने। उसी जहानाबाद से आकर वो उसी के परिवार वाले, सवाल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हॉस्टल में बेडशीट को क्लीन कर देंगे? अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे भाई, ये कोई जवाब नहीं होता है। कौन से अपराधी कब पकड़े जाएंगे, कितनी देरी होगी? और सवाल है कि क्या न्याय के लिए इसी तरह हर माँ को सड़क जो है दर भटकना पड़ेगा? क्या में उसके रिश्ते लोग खंगाल रहे थे? रिश्ते तो जग जाहिर है, सब कुछ सामने। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जांच क्यों नहीं हो रही? और जो वार्डन है, जो केयर टेकर वहां पे मौजूद थी, तमाम लोग, क्या तमाम लोगों को पटना पुलिस ने बिना जांच के ही क्लीन चिट दे दिया है? क्या वो लोग पाक साफ है? ये पटना पुलिस और एसआईटी की टीम मान के बैठ चुकी है? नहीं है तो ये भी सवालों के घेरे में है कि आखिर लड़की का हर बयान तो होना ही चाहिए। पुलिस के बड़े अधिकारी होकर उनका बयान होना चाहिए था। वो बयान कहाँ है जिसके फोन पर रोशनी कुमारी ने हॉस्टल संचालक अधिकारी को छोड़ा, उस वार्डन को छोड़ा? और सवाल है कि अब कहाँ है श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल और फिर नीलम अग्रवाल? घर वालों का स्पष्ट कहना है, क्योंकि देखिए घर वालों ने कहा कि अब इतना वक्त हो चुका है, इतने दिन हो गए हैं कि जाहिर तौर पर कोई भी साक्ष्य होंगे इसके चांसेस बहुत ही कम। क्या कई बिजनेसमैन की गाड़ियां आती हैं? क्या नेताजी की गाड़ियां आती हैं? क्या इसे जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बेटी का सवाल है। और हर तरफ जो है इधर से उधर, उधर से इधर। और क्या पटना पुलिस इतना कमजोर, क्या पटना पुलिस का तंत्र इतना कमजोर हो गया है? सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये 6 तारीख की घटना घटी है, लेकिन डीजीपी सर और एसआईटी के हेड जितेंद्र गंगवार सर, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो जो सबूत आप पेश कीजिएगा वो साइंटिफिक होना चाहिए। लोगों को कहता हूं कि आप सब इस पर अपनी राय रखिए, अपना कमेंट करिए कि जिस हॉस्टल में लड़की के साथ ये कुकृत्य हुआ और जिस हॉस्टल से बेहोशी की हालत में लड़की को बाहर निकाला गया, कम से कम उस हॉस्टल की जांच तो होनी चाहिए भाई। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, किसने पूरे केस को गुमराह किया, वो तमाम राज हम बताने आए हैं। मेरा नाम अमित सिंह हुआ और हमारे साथ अमित झा भी है, और हम लोग आज पूरी खबर बताएंगे, पुख्ता खबर बताएंगे। और देखिए, इस पूरे मामले को किस तरीके से लीपापोती की गई, इस पूरे मामले को किस तरह से डाइवर्ट किया गया, पूरी कहानी, पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे स्वराज पोस्ट पर। तमाम लोग जो अभी भी जुड़े हैं उनसे कहेंगे कि आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एसआईटी टीम बन गई, एसआईटी गठित कर दी गई है, ये सभी को जानकारी होगी। लेकिन क्या कुछ हुआ है? जहानाबाद से एक लड़की पढ़ने ही तो आई थी, उसका गुनाह क्या है? और तमाम सवाल आज हम करेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब जो आरोप लग रहे हैं, परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, और इसमें देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं, वो तमाम तथ्य के साथ हम बात रखेंगे आज। स्वराज पोस्ट कोई भी बात ऐसे नहीं करता है, और पूरी तहकीकात के साथ हम आज जो भी बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी राय रखिए। कई लोगों कह रहे थे, क्योंकि कल भी हमने जो बातें रखी थी, कई लोगों का कहना था कि नहीं आप वहां नहीं देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं। नहीं, स्वराज पोस्ट हर वो पक्ष जानना चाह रहा है, हर वो कड़ी दिखाने की कोशिश करेगा, और आज हम कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल सुशासन के दावे करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए,
कि आखिर जो बातें आप कर रहे थे, जो दावे आप कर रहे थे, उसका क्या हुआ। और अब सबसे बड़ी बात है, एक लड़की तो चली गई, जहानाबाद से पढ़ने आई थी, डॉक्टर का बनने का सपना था उसका, वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या कुछ कुकृत्य किया है हैवानों ने, वो पूरी कहानी हम बताएंगे। लेकिन अब देखिए जो हालात हैं, लड़कियां पढ़े इसके लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन अब लड़कियां पढ़ेगी कहां। एक बड़ा रोड़ा लगा दिया गया है, एक बड़ा ब्रेकर लगा दिया गया है। अब परिवार आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग कस्बे से, गांव से लोग पटना आ रहे हैं, अपने अपने बच्चों को अपने घर ले जा रहे हैं। दलील दी जा रही है कि नहीं, हो गया, बहुत पढ़ाई हो गया, हमें इसको नर्क में नहीं धकेलना है। यानी अब समझिए इस केस के बहाने अब कितनी बड़ी बात हो गई। एक तो बहुत मुश्किल, लड़कियां कैसे घर से निकलती है, जो हमारी जो पुरुषवादी जो सोच है और जो समाज है जो पहले से बनाया हुआ है, इसमें लड़कियों के घर से आगे निकलना कितना मुश्किल होता है, ये तमाम दर्शक जानते हैं। जब लड़कियां पढ़ने के लिए जाती है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हो सकता है किसी के घर में माँ की ख्वाहिश हो, माँ बहुत सजग हो, वो चाहती है, पैरवी करती है, नहीं मेरी बच्ची जाएगी पढ़ने, तो पिता वहां पर बुरा बन जाता है। कई घटना पर घर की बात नहीं करते, या कोई भाई या कोई रिश्तेदार, गांव के लोग, कोई कहते हैं नहीं क्या जरूरी है लड़कियों को पढ़ाने की। उन सब के पीछे कोई गलत सोच नहीं होती है, चिंता होती है। और कभी कभार अलग अलग दकियानुसी जो बातें हैं लड़की पर आई होती है, तो वहां बातें भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो सच है, ये तो आप सब भी मानेंगे ना कि लड़कियों के लिए चुनौती आज भी उतनी है बाहर निकलने की। और जब लड़की पढ़ाई करेगी, हायर एजुकेशन में जाएगी, तो जाहिर तौर पर उसे घर से बाहर निकलना होगा। लेकिन जहानाबाद की इस बेटी के साथ जब ये कांड होता है, अपराध होता है, और जब वो इस दुनिया में नहीं है, इतने सब कुछ घालमेल होते हैं, उस घालमेल पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताना बेहद जरूरी था, क्योंकि जो लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, गांव कस्बे से लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बेटी को अपने घर लेकर के जा रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आप तो बहुत दावे करते हैं कि लड़कियों के लिए तमाम हमने योजनाएं ला दी, आप पलायन को रोकने की बात करते हैं। अब तो पलायन समझिए कि फिर तो बड़े पैमाने पर, अब तो छोटी छोटी पढ़ाई के लिए भी या तो फिर बिहार से बाहर के लिए लोग रुक करेंगे। जो पटना तक रहता था, लोग रहते थे, अब तो या तो वो घर पे ही रहेंगे। बच्चियां जो लड़की पढ़ने के लिए बाहर जाती थी, अब तो या तो वो पटना से बाहर, और सिर्फ मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूं, पटना के अलग, बिहार के अलग अलग जो जिले हैं, 38 जिले हैं, और उन जिलों में भी जो सुदूर देहात से जो लोग होते हैं, अपने अपने हैसियत, अपने अपने बजट भी तो मैंने रखता है ना। तो कई बच्चियां ऐसी भी हैं, कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपने जिले में रहती हैं, वहां रहकर पढ़ाई करती हैं हॉस्टल में। अब उनके ऊपर भी ये गाज गिर रहा है। परिवार वाले ऐसे अपने अपने बच्चों को घर ले आ रहे हैं, और दलील यही दी जा रही है। और जाहिर तौर पर यह स्वाभाविक है, किसी भी माँ के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, और वही हो रहा है। अब लोग बाहर आ रहे हैं और अपनी अपनी लड़कियों को घर ले जा रहे हैं। इसमें दो बातें होंगी, या तो लड़कियां घर से निकलेंगे ही नहीं, पहली बात, और दूसरी बात, अगर निकलेंगी भी तो वो फिर बिहार में नहीं रहेंगी, कम से कम वो बिहार से बाहर जाएंगी। तो दो चीजें होंगी, कितने लोगों का बजट है जो बिहार से बाहर अपने बच्चों को पढ़ा सके, और अब ऐसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को बिहार के अंदर पढ़ाते रहे हैं, अपने जिले में पढ़ाते रहे हैं। अब वो लोग तो अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, इस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस सवाल पर भी जवाब हम चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, सम्राट चौधरी जी से, क्योंकि ये हालात कब बने हैं? ये हालात तब बने हैं जब अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। एक बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। अब इस तरह की बात तो करते हैं, परिजन इस तरह के आरोप भी लगाते हैं, और क्या कहा जा रहा है कि क्या हॉस्पिटल में ऐसा तो नहीं कि जब लड़की को होश आया था तो फिर उसके बाद लड़की के साथ क्या हुआ, इस पर भी हम प्रश्न करेंगे। बारी बारी हम चीजों पर आते हैं, लेकिन ये सवाल बेहद गंभीर और जहीन है कि आने वाले वक्त में बिहार जो
आगे बढ़ने की बात कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस पर एक बड़ा आघात लगा है, क्योंकि अब लोग अपने बच्चियों को घर बुला रहे हैं, लोग अपने बच्चियों को अपने पास बुला रहे हैं, वो पटना में नहीं रखने देना चाहते, वो किसी भी अलग अलग बिहार के जिले में नहीं रखने देना चाहते, क्योंकि आशंका है, डर है, चिंता है, और ये चिंता वाजिब है। अब यहां से हम बढ़ते हैं कि देखिए, जहानाबाद से बेटी पढ़ने आई थी, डॉक्टर बनने का सपना लेकर के, और क्या कुछ खेल हुआ है। और अब जब एसआईटी गठित हो गई है, तो अब देखिए कैसे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। इस एसआईटी में अब तक क्या हुआ? नहीं, आप हाँ, एक घटना में जिक्र करता हूं, उसके बाद फिर आप बताइएगा कि चित्रगुप्त नगर थाने, जिस थाने के अंतर्गत वो हॉस्टल आता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, और उस थाने की जो थाना प्रभारी है, उस थाना प्रभारी की जो कह सकते हैं कि रोशनी कुमारी की जो कार्यशैली है, वो बेहद संदिग्ध है। और उस रोशनी कुमारी को लेकर इसलिए संदिग्ध है क्योंकि जब रोशनी कुमारी ने हॉस्टल वार्डन, संचालिका जो भी थी वहां पर, जो मौजूद थी, उसको जब उसने अपनी हिरासत में लिया, तो फिर किसके कहने पर रोशनी कुमारी ने उसको छोड़ा? कितना दबाव था? क्या पैसे की डील हुई? ये जानना अब लोग चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और उसी रोशनी कुमारी को जब एसआईटी से बाहर कर दिया गया, चित्रगुप्त नगर थाने को पूरी एसआईटी टीम से ही बाहर कर दिया गया, एक तरीके से कि आपने गलत किया है, तो फिर उस रोशनी कुमारी के ऊपर जांच बैठानी चाहिए थी, उस रोशनी कुमारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ एसआईटी से आपने कागज से बाहर किया, और जब एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच टीम में रोशनी कुमारी दिखती है। अब आप बताइए। बिल्कुल, आप जिस सवाल को कर रहे हैं, उस सवाल को आगे करने से पहले सबसे पहले हम ये बता दें कि कुछ देर पहले एसआईटी की टीम फिर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल गई है और फिर से कुछ जांच की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि तीसरी बार क्यों? क्या कुछ सबूत छूट गए हैं? क्या कुछ पटना पुलिस या एसआईटी टीम को ऐसा लग रहा है कि वो जिस दिशा में जांच कर रही है वो दिशा सही नहीं है? देखिए, जिस डायरी की बात सामने आ रही है, कई चैनलों ने चलाया है, हमारे चैनल पे भी हमारे कुछ रिपोर्टरों ने इस खबर को चलाया है। लेकिन जब हमने और अमित ने बात की, तो परिवार वालों ने सीधे सीधे इस बात से इनकार कर दिया है कि किसी तरह की डायरी जो है वो पुलिस के हवाले नहीं लगी है। जो ये थ्योरी बनाई जा रही है, जो कहानी बनाई जा रही है, देखिए पुलिस सोर्सेज के हिसाब से जो कुछ रिपोर्टर लिख रहे हैं, परिवार वालों का साफ कहना है कि किसी भी तरह की डायरी को एसआईटी की टीम नहीं ले गई है घर से। ये परिवार वालों का दावा है, ये हमारा दावा कतई नहीं है। जो डायरी ये कहा जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, बड़ी खबर जो कहानी गढ़ी जा रही है कि छात्रा डायरी लिखती थी, सुबह से लेकर रात तक उसके साथ क्या क्या घटना घटा, उसकी डायरी लिखी जा रही थी उसके द्वारा। लेकिन ऐसे किसी भी डायरी से इनकार किया है परिवार वालों ने। ये पहली बात। दूसरी बात, एसआईटी की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल गई है, क्या खंगाल रही है? और अब आप खंगाल भी क्या लीजिएगा? सीधा सीधा सवाल पटना पुलिस से है, क्या सीसीटीवी? सवाल है हमारा। हो सकता है उस दिशा में जांच चल रही हो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल है हमारा। और बतौर जिम्मेदार पत्रकार हम और अमित ये सवाल पूछते रहेंगे कि जिस सीसीटीवी के आधार पे आप कह रहे हैं कि पटना शंभू हॉस्टल में छात्रा के साथ किसी भी तरह का रेप या अप्रिय घटना नहीं घटा है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज का साइंटिफिक जांच हुआ है? पहला सवाल। क्या सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ है? क्या इसकी जांच करवाई जा रही है? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एसआईटी की टीम परिवार वालों तक भी पहुंची थी और कुछ फुटेज दिखलाए हैं। जो छात्रा थी जब जहानाबाद से लेकर पटना पहुंची, हॉस्टल में क्या कुछ हुआ, तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग वीडियो दिखलाए गए हैं। और परिवार वालों ने कहा है कि सीक्वेंस वाइज वीडियो क्यों नहीं, मतलब लगातार वीडियो क्यों नहीं दिखलाया जा रहा है?
अलग अलग वीडियो क्यों दिखलाए जा रहे हैं, ये परिवार वालों ने एसआईटी से पूछा है। तो क्या देखिए, एक पटना के वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर, देखिए वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर है अमिताभ ओझा, कई सालों से क्राइम की रिपोर्टिंग वो करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पे ये लिखा है कि क्या पटना पुलिस किसी बकरे की तलाश कर रही है। देखिए एक अहम सवाल है कि क्या पटना पुलिस किसी ऐसे बकरे की तलाश कर रही है जिसको हलाल करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। और इसके पीछे कई लॉजिक है, कई लॉजिक उन्होंने दिए हैं, और हम भी जो लगातार सवाल कर रहे हैं, हमारा और अमित का जो लगातार सवाल था प्रथम दिन से, वो यही था कि अगर पटना पुलिस वाकई इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है या करना चाहती है, तो अभी तक रोशनी कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं उनसे बुलाकर पूछताछ हुई कि आखिर 3 दिन तक जो आपने लापरवाही बरती वो क्या गुनाह के दायरे में नहीं आता। अमित, हैरानी ये होती है कि एसआईटी गठित हो गई है, सब कुछ हो गया है, सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं, आखिर पुलिस किसके दबाव में है। आप एक एक कड़ी को मिलाइए कि भाई सीसीटीवी फुटेज घर वाले को पूरा क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आप जो घर वालों से जो हमारी बात हुई है उसमें घर वालों ने बताया कि देखिए कट कर करके दिखाया जा रहा। अब आप ही समझिए, हर कोई समझ सकता है कि सीसीटीवी फुटेज के अलग अलग पार्ट दिखाया जा रहा है घर वालों को। भाई आप पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाए घर वालों को। दूसरी बात, जो जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी, नीट छात्रा जिसके साथ ये घटना घटी, जिस कमरे में वो रहती थी, उस कमरे का दरवाजा 3 दिन तक खुला क्यों रहा, क्यों नहीं उसकी जांच कर ली गई। और जो चादर थे, जो बेडशीट है, क्योंकि देखिए डॉक्टर रिपोर्ट में जो आया है उसमें कहा जा रहा था कि कपड़े जो है वो खून से सने थे, तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की बात थी तो चादर पर भी उसके निशान होंगे। अरे वो चादर तो लेकिन वो चादर साफ कर दिया। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ये कह रहा हूं तमाम लोगों तक बातें आनी चाहिए कि आखिर ये किसने किया है। सीसीटीवी फुटेज में उनको भी खंगालिए और उसको भी एक्सपोज करिए, उसको भी सामने लाइए। पटना पुलिस की जिम्मेदारी है साख पर बच्चा की नौबत से। पटना पुलिस तो सिर्फ एक दिशा में काम कर रही है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहानाबाद और परिवार एंगल खंगाला जा रहा है। देखिए जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो पटना पुलिस और एसआईटी के सोर्सेज बता रहे हैं कि उनकी जांच अब एक जगह जाकर केंद्रित हो गई है, एक जहानाबाद और दूसरा कोई परिवार का। बिल्कुल है तो भैया सामने लाइए। और क्या उसी जहानाबाद से आकर वो उसी के परिवार वाले, सवाल है ना, बिल्कुल, क्या हॉस्टल में बेडशीट को क्लीन कर देंगे। और सवाल यह है कि जिस मनीष रंजन को आपने हिरासत में लिया है, क्या उससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उस मनीष रंजन को रिमांड पर नहीं लेना चाहिए था, कोर्ट में ये बातें नहीं जानी चाहिए थी। आखिर आप रिमांड पर लेंगे तभी तो बातें पता चलेगी, नहीं तो फिर इतनी देरी हो गई है। ये घटना 5 जनवरी की रात की है, यानी 6 जनवरी के बाद से शुरू होती है और आज समझिए कि 20 जनवरी होने जा रहा है। इतनी दिनों तक क्या कोई भी अपराधी इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो साक्ष्य को बचा कर। पहले ही दिन अमित, वो तो हमने पहले ही दिन कह दिया कि पुलिस ने तो मौका दे दिया है। बिल्कुल, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करनी होगी वो छेड़छाड़ हो चुकी होगी, और चाहे वो पटना का हो या जहानाबाद का हो। सवाल यही है कि आखिर पटना पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही, और इतनी देरी क्यों। आखिर किसको 3 दिन तक जो गैप रखा गया, तो उस थाना प्रभारी को अब तक सस्पेंड या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उस पर गाज गिरा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक बना हुआ है। दर्शकों को भी बता देंगे कि जिस थाना प्रभारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एक्चुअली रोशनी कुमारी जो चित्रकूट नगर थाने की है, वो रोशनी कुमारी एसआईटी टीम के साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, कल जांच में नजर आई। तो ये तो समझना पड़ेगा कि भाई आपने एसआईटी से जैसे ही बाहर किया, हम लोगों को भी लगा कि चलो ठीक है, एक कार्रवाई के तौर पर इसको हम लोग देख रहे थे, लेकिन उसी एसआईटी के टीम में उस रोशनी कुमारी को देखा गया है। इसके क्या मायने और मतलब हो सकते हैं, ये आप सब भी समझिए। और जांच के कई एंगल, ठीक है, हम मानते हैं कि पुलिस हर एंगल पर जांच करना चाहती है, बिल्कुल करिए, लेकिन ये देरी क्यों।
ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा दबाव है पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर क्या कौन सा दबाव है कि कोई खुलकर अब सामने नहीं आ रहा है, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे? भाई ये कोई जवाब नहीं होता है। कौन से अपराधी कब पकड़े जाएंगे, कितनी देरी होगी? और सवाल है कि क्या न्याय के लिए इसी तरह हर माह को सड़क जो है दर दर भटकना पड़ेगा? क्या बिहार में जो सुशासन के दावे हो रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि जो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दावे करते हैं 2005 से पहले, मुझे तो लगता है कि 2005 से पहले इस तरह का नहीं हुआ होगा, और वही चीज तो फिर आप भी कर रहे हैं। इसमें कहां कोई जो है असमानता दिख रही है कि लड़की की मां रो रही है, बिलख रही है, और हालात सिर्फ एक लड़की तक की नहीं रही है। अमित, ये बड़ी घटना की बात हम कर रहे हैं, बड़ा अंदेशा कि अब सवाल बिहार के उन तमाम लड़कियों के लिए होने जा रही है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जितनी भी माएँ हैं, वो डर रही हैं, डर गई हैं। नहीं, आप डर की बात छोड़िए ना, डर को अमित लगाइए, डर की बात छोड़िए। सवाल ये है कि क्या इस घटना में, जो बार बार पप्पू यादव कह रहे हैं कि कई रसूखदार लोग शामिल है इसमें, बिल्कुल कई बिजनेसमैन, कई क्रिमिनल्स, कई नेता। मनीष रंजन ऑक्सीजन का कारोबारी था, सप्लायर था, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसके रिश्ते लोग खंगाल रहे थे। रिश्ते तो जग जाहिर है, सब कुछ सामने, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जांच क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आपने डॉक्टर सतीश से पूछताछ की, लेकिन क्या ये महज खानापूर्ति नहीं दिखती है? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि उसका रेन्यू जो होना था वो 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गई। यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल क्या वो मानक बुखारा उतरता है कि नहीं उतरता है? आखिर कौन से रसूख है, कितने पैसे की बात हो रही है? क्योंकि अब ये लोग आरोप तो है ना, परिवार वालों का आरोप है, परिवार वाले तो पैसे के लिए लेन देन का दबाव बनाया गया, मामले को रफा दफा करने के लिए कहा गया, और परिवार वालों ने लगातार इन बयानों पे, देखिए परिवार वालों का बयान क्या रहा, थाना प्रभारी की भूमिका को उन्होंने संदेह के घेरे में लिया, हॉस्पिटल की भूमिका को संदेह के घेरे में लिया, और हॉस्टल की भूमिका को संदेह में घेरे में लिया, और इस दिशा में जांची गायब। परिवार वालों ने स्पष्ट कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जब लड़की को होश आए, लड़की की मां गई थी मिलने, बात कर, लड़की की मां ने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ? लड़की ने सर हिलाया, यानी हाँ मेरे साथ गलत हुआ। इतनी देरी थी, घर वाले के जो बाकी जो परिजन थे, उन्होंने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने की कोशिश की, और बातचीत का सिलसिला वहां बढ़ता। लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उस वक्त, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने तुरंत आनंद फानन में सभी को बाहर कर दिया। ये बड़ा आरोप कर दिया, बड़ा गंभीर आरोप है, ये गंभीर। तो क्या पटना पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है? और पटना पुलिस क्या इन आरोपों की जांच कर रही है? और सबसे बड़ी बात कि ये फुटेज है तो होनी चाहिए ना, नहीं है तो ये भी सवालों के घेरे में है कि आखिर लड़की का हर बयान तो होना ही चाहिए। पुलिस के बड़े अधिकारी होते, उनका बयान होना चाहिए था। वो बयान कहां है और क्यों नहीं लिए गए? हर तरफ आपने रोका, वो भी गैर कानूनी है। क्यों आपने रोका? डॉक्टर्स जो भी थे, जो स्टाफ थे, और बयान नहीं लिए गए। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस ने लड़की का बयान क्यों नहीं लिया। अगर वो बयान होता तो आज इतनी देरी नहीं होती, आज इतनी पुलिस की भी फजीहत नहीं होती, और घर वालों को कम से कम जो न्याय मिलने की बात हो रही है, क्योंकि अब लड़की तो वापस आ नहीं सकती है, न्याय की बात हो रही है कि लड़की को न्याय मिले, इस न्याय मिलने में देरी नहीं होती। लेकिन सवालों के घेरे में तमाम लोग, तमाम कह सकते हैं कि हॉस्टल से लेकर के हॉस्पिटल और पुलिस की भूमिका तमाम संदिग्ध बनी हुई है। और देखिए एक एक करके जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि चाहे वो श्रवण अग्रवाल को लेकर के बात हो रही है, अंशु अग्रवाल, नीलम अग्रवाल जो संचालिका है, जो हॉस्टल चला रही है, वो जांच के दायरे से बाहर है। कोई भी व्यक्ति उसके बारे में बताने को तैयार नहीं है। जांच के दायरे से बाहर है, वो है कहां? ये हैरान करने वाली बात है कि भाई अगर वो निर्दोष भी हैं, हमने मान लिया एक मिनट के लिए हमने मान लिया कि वो निर्दोष है, तो क्या पटना पुलिस उनकी जांच नहीं करेगी? क्या उन्हें बिना जांच किए ही क्लीन चिट दे दिया गया है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कि जो हॉस्टल संचालिका है और जो वार्डन है, जो केयर टेकर वहां पे मौजूद थी, तमाम लोग, क्या तमाम लोगों को पटना पुलिस ने बिना जांच के ही क्लीन चिट दे दिया है? क्या वो लोग पाक साफ है? ये पटना पुलिस और एसआईटी की टीम मान के बैठ चुकी है, क्योंकि अभी तक के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनसे किसी भी लोगों से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई।
और ये सवाल हैरान, ये तमाम बातें हैरान करती है कि आखिर मनीष रंजन को अब उससे तो सवाल होने चाहिए था कि मनीष रंजन को आपने अगर हिरासत में लिया, और फिर हिरासत में क्यों लिया? जब आपने हिरासत में लिया है तो उससे तो पूछना चाहिए ना, क्योंकि मनीष रंजन के बारे में कहा जा रहा है कि वो मोबाइल का जो लोकेशन है और लड़की का जो मोबाइल लोकेशन है दोनों लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाया जा रहा है। तो मनीष रंजन से पूछताछ होनी चाहिए थी भाई। उस पूछताछ में तमाम बातें निकल जाती। जो हॉस्टल संचालिका है, जो हॉस्टल की वार्डन है, जिसको रोशनी कुमारी ने पहले तो हिरासत में लिया, यानी उससे बातचीत करने की कोशिश की, कहा तो ये भी जा रहा है कि रोशनी कुमारी ने एक थप्पड़ भी दो थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद का किसी का क्या हुआ? किसी का फोन आया। कौन है वो व्यक्ति जिसने रोशनी कुमारी को फोन किया? कौन है वो सफेद पोस्ट, कौन है वो रसूख वाला जिसके फोन पर रोशनी कुमारी ने हॉस्टल संचालिका को छोड़ा, उस वार्डन को छोड़ा? और सवाल है कि अब कहां है श्रवण अग्रवाल, अंशु अग्रवाल और फिर नीलम अग्रवाल? जिस हॉस्टल में लड़की रहती थी, जहानाबाद की लड़की इसी हॉस्टल में रहती थी, वो संचालिका कहां है? इस बात को लेकर के भी लोग जानना चाहते हैं और हैरानी होती है कि आखिर ऐसे लोग खुले क्यों घूम रहे हैं और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और रोशनी कुमारी जो चित्रगुप्त नगर थाने की थाना अध्यक्ष है, वो इस पूरे मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि जो थाना प्रभारी चित्रगुप्त नगर रोशनी कुमारी का निजी ड्राइवर बिल्कुल, हाँ, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि डीवीआर लाने के लिए मैं गया था। ये भी जानकारी, ये भी अपडेट, और ये अपडेट दीजिए। और ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा अपडेट, ये कितना इंटरेस्टिंग है। सोच लीजिए, ये लापरवाही है, आप इसे लापरवाही कहिए या सीधे सीधे क्राइम कहिए। बिल्कुल, अगर ये कोई पुलिस वाले के जगह दूसरे व्यक्ति ने किया होता तो अब तक पटना पुलिस उसे टांग चुकी होती, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती। लेकिन रोशनी कुमारी का निजी ड्राइवर 3 दिन के बाद जाकर डीवीआर लेकर आता है और रोशनी कुमारी एसआईटी टीम को जांच में सहयोग कर रही है। और क्या हम इस जांच को इसके बाद निष्पक्ष मान सकते हैं? और यही तो सवाल है, घर वाले सवाल पटना पुलिस को और एसआईटी को घेरे में ले रही। देखिए, घर वालों ने स्पष्ट कह दिया कि एसआईटी जो भी जांच कर रही है करे, लेकिन घर वाले अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। घर वालों का स्पष्ट कहना है, क्योंकि देखिए घर वालों ने कहा कि अब इतना वक्त हो चुका है, इतने दिन हो गए हैं कि जाहिर तौर पर कोई भी साक्ष्य होंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम। और जब इस तरह की स्थितियां हैं, जब जो थाना प्रभारी की ही भूमिका बेहद संदिग्ध हो, तो फिर वहां से आप सच की उम्मीद क्या कर सकते हैं? जिस थाना प्रभारी पर ही गंभीर आरोप लग रहे हो और जिसकी कार्यशैली, जिसकी पूरी की पूरी भूमिका, चित्रगुप्त नगर थाने की पूरी भूमिका ही जब जांच के घेरे में है, तो फिर उससे आप न्याय की उम्मीद क्या कर सकते हैं? उससे सच की उम्मीद क्या कर सकते हैं? घर वालों ने कहा, परिजनों से हमारी बातचीत हुई, परिजनों ने कहा कि नहीं, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मुझे कोई भरोसा नहीं रह गया है। हाँ, जांच करे, तमाम चीज जो भी पुलिस कर रही है उसमें हमसे जहां सहयोग होगा हम करेंगे, क्योंकि हमारी बच्ची गई है, लेकिन भरोसा नहीं रह गया। अब समझिए कितनी बड़ी बात हो गई। और जाहिर तौर पर नहीं, परिवार वाले तो कह रहे हैं ना भाई, परिवार वाले कह रहे हैं कि एसआईटी की टीम जिस दिशा में भी जांच कर रही है, जहानाबाद एंगल है, तो भाई सामने लाके दो ना। बॉयफ्रेंड है, भाई है, चाचा है, नाना है, मामा है, भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, मुसेरा भाई है, दोस्त है, सामने तो लाओ। ये नई जो कहानी आ जा रही है सामने, और नई कहानी पेश कर दी जा रही है। डैडी कई सारे चैनल में ये बातें हो रही, न्यूज चैनल की। डैडी, घर वालों ने कहा कि नहीं, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। घर वालों ने खंडन किया है कि कहीं कोई डायरी नहीं है। ये लोगों को भरमाने के लिए, कुछ नई बात प्लांट करने के लिए ये बातें कही जा रही है। घर वालों ने कहा कि इस तरह की कहीं कोई डायरी किसी को नहीं मिली है। और हाँ, पूछने के लिए आए थे एसआईटी की टीम, बारी बारी से परिवार के अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जांच में लोग सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची तो हमारी ही गई है, इसलिए उस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन जो देरी हो रही है उसको लेकर के घर वाले परेशान हैं, नाराज हैं और चिंतित भी हैं कि क्या बेटी को न्याय मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जहानाबाद के तमाम गांव कस्बे में देखिए चर्चा हुई, और सिर्फ जहानाबाद नहीं, बिहार के अलग अलग हिस्से से मैंने कहा कि अलग अलग सुदूर देहात तक ये बातें जो है चर्चा का केंद्र में है। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले को संज्ञान में लीजिए जल्द से जल्द,
क्योंकि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और एक बड़ी भयावह बात जो सामने देखने को मिली है, क्योंकि हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो लोगों से बयान ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं आखिर क्या चाहते हैं। तो पटना आ रहे हैं लोग और अपने बच्चों को अब यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। एक भयावह बात है, इस बात पर और क्या जांच इस दिशा में नहीं होनी चाहिए कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे पिछले 6 महीने में जब तक का सीसीटीवी रिकॉर्ड है, किसकी गाड़ियां आती हैं? क्या वो कोई रसूखदार वाला इंसान है? क्या कोई कई बिजनेसमैन की गाड़ियां आती हैं? क्या नेताजी की गाड़ियां आती हैं? बिल्कुल। क्या इसे जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बेटी का सवाल है और एक बेटी का नहीं, अब कई बेटियों का सवाल है। और इसी बात को तो रोहिणी आचार्य ने उठाया है। और मैं तो कह रहा हूं कि सिंगापुर से बैठकर असली विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो रोहिणी आचार्य कर रही है। बिल्कुल। अभी देखिए रोहिणी आचार्य ने विवाद पर लिखा है, तमाम मुद्दों को खंगालती हुई, और एक एक पॉइंट को रोहिणी ने भी जो है अलग अलग तरीके से जिक्र किया है। और जाहिर तौर पर देखिए जब बेटी की बात होती है रोहिणी आचार्य लगातार मुखर बोलती रही है, लेकिन सवाल सिस्टम को लेकर के जो लेकिन ये महिला आयोग क्या करते हैं? सवाल आज सबसे पूछेंगे, बिल्कुल सबसे पूछेंगे और लगातार आप पूछते रहेंगे। लोगों ने कहा भी था कि आप तमाम अपडेट लेकर के आइए। देखिए हमारे पास तमाम अपडेट्स हैं और वो अपडेट्स एक एक करके हम बताएंगे। अमित, आप बात कर रहे थे महिला आयोग की। अप्सरा जी, आपसे भी सवाल है, महिला आयोग क्यों होता है? महिलाओं के हक अधिकार की बात करने के लिए ना, सिर्फ बयान दे करके और सिर्फ पत्र जारी करेंगे और पुण्यविराम दे देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, वो पैसे भी आम आदमी के होते हैं, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। महिला आयोग में है तो आप काम करिए, महिलाओं के हक अधिकार की बात करिए। ठीक है, मानते हैं कि सरकार का हिस्सा है, लेकिन महिला आयोग है, वो महिला आयोग है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए तो कई सारे उन्होंने कानून ही बना दिए, उनको लेकर कई सारी योजनाएं हो गई, शराबबंदी भी हुई। तो उन्होंने खुद कहा था कि देखिए महिलाओं के हक अधिकार के लिए महिलाओं की बात पर हमने कर दी, जीविका को लेकर कितना कुछ वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है इस मामले में? ऐसा कौन सा रसूख है, कौन सा रुतबा है, कौन सा पावर है और कौन सी ताकत है जिसके सामने सरकार झुकी पड़ी है? नहीं, और देखिए ना, इसी तरह का जब मामले में लीपापोती होने लगती है, जब देरी होती है, तो कई ऐसे मामले हैं ना जिसमें रिजल्ट सुनने आया है। बिल्कुल। और बिहार का ही शिल्पी गौतम जैन क्या हुआ उस केस का? क्या हुआ उस केस का? और देखिए लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग अब इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जितनी देरी होगी केस उतना कमजोर होगा, न्याय की उम्मीद सुनने मानी जाएगी। बिल्कुल। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोगों से भी है कि अब वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, आप वक्त ज्यादा करें और अपराधी को सामने लाइए, क्योंकि लोगों को अब इंतजार है। और देखिए सवाल क्योंकि बेटी का है, उम्र क्या हुई? 3 महीने 4 महीने की बात है, वही 3-4 महीने 17 वर्ष 4 महीने की बात हो रही है। समझिए कि बच्ची का तो एक कह सकते हैं दुनिया यहाँ से शुरू ही हुई थी, और इतनी प्रतिभावान लड़की। अब इसी को लेकर के हर घर में चर्चा है, बिहार के हर घर में चर्चा नीट छात्रा की हो रही है, जहानाबाद की इस बेटी को लेकर के हो रही है कि आखिर शंभू हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ और कौन से ऐसे रसूख वाले हैं जिसको बचाने के लिए ये लीपापोती की जा रही है। हर तरफ जो है इधर से उधर, उधर से इधर। और क्या पट्टा पुलिस इतना कमजोर, क्या पट्टा पुलिस का तंत्र इतना कमजोर हो गया है? सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए ये 6 तारीख की घटना घटी है और 6 तारीख से ही पुलिस को एक्टिव हो जाना चाहिए था, जो पुलिस नहीं हुई। और हर मोर्चे पर पुलिस की विफलता सामने आई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पटना पुलिस कमजोर क्यों हो रही है, ये चिंता हम सब के लिए है। क्योंकि देखिए पुलिस अगर मजबूत होगी तो आम आदमी की सुरक्षा बढ़ेगी, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। इसलिए चिंतित हम भी हैं कि पुलिस का तंत्र इतना कमजोर क्यों है, पुलिस इतना मजबूत क्यों है। लेकिन पुलिस मजबूत तो होती है, सवाल ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, चीजों को खंगालिए, सही दिशा में कोशिश करिए और एक एक कड़ी को सुलझाने की कोशिश करिए कि आखिर कहां पर चूक रह गई। जो डीवीआर है, जो सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, घर वालों ने स्पष्ट कहा कि हमें सीसीटीवी का जो फुटेज है वो बिल्कुल कट करके दिखाया गया, यानी एक एक पार्ट, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज कहां है। और सवाल है कि क्या अब तक उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया होगा। अमित, तमाम लोग कह रहे थे हम पूरा का पूरा अपडेट्स आपको बताएंगे कि अभी तक क्या हुआ है। देखिए अभी तक एसआईटी गठित हुई है,
प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है डॉक्टर सतीश, उससे पूछताछ हुई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से भी पूछताछ हुई। बिल्कुल, लड़की के रिश्तेदार से पूछताछ आ रहे वहीं पर। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो बाकी के जो कर्मचारी हैं उससे भी पूछताछ हुई है। साथ ही वहां पर टीम गई भी थी, एसआईटी की टीम गई भी थी, जहानाबाद एसआईटी की टीम गई, वहां पर परिवार के अलग अलग लोगों से, मामा से, भाई से, अलग लोगों से बातचीत हुई है। परिवार के लोगों ने कहा कि हमसे बातचीत करिए, जो भी आपको लगे, हम कहाँ कह रहे हैं, जो भी, वहां परिवार के लोगों ने तो कहा कि जो भी है आप उसको सामने क्यों नहीं लाते हैं, क्योंकि बच्ची हमारी गई है, बेटी हमारी गई है, हमारा कोई रिश्तेदार होगा तो होगा, लेकिन बेटी पहले है और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर के परिवार के लोग चिंतित है। परिवार के लोग डरे हुए भी हैं कि आखिर, क्योंकि जब बातें इस तरह से हो रही है तो लग रहा है कि कौन हो सकता है, लेकिन परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा, देखिए जो डायरी की बात सामने आ रही है वो बिल्कुल भी बुनियाद बातें हैं, इस तरह की भ्रामक खबरों। अब जाते जाते एक जो सवाल भी है और एक अपील भी है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पटना पुलिस इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देखिए, पुलिस सोर्सेज यही दावा कर रहे हैं, हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी भी इंतजार की, देखिए परिवार वालों का तो इंतजार लंबा होता जा रहा है, अब बिहार के हर एक लोगों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। लेकिन डीजीपी सर और एसआईटी के हेड जितेंद्र गंगवार सर, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो जो सबूत आप पेश कीजिएगा वो साइंटिफिक होना चाहिए, तर्क के साथ होना चाहिए। आप ये जरूर बताइएगा जो जिस एसएफएल रिपोर्ट को आप पेश कर रहे हैं क्या वो सही है और 100% सही है, क्योंकि सबूत, जैसा कि अमित ने कहा कि जो बेडशीट भेजी गई थी वो क्लीन भेजी गई थी। ये जरूर बताइएगा कि आखिर जो आपके थाना प्रभारी ने इतनी बड़ी लापरवाही की, 3 दिन तक इस केस को ओपन छोड़ दिया था, कंप्लीट सुसाइड मानकर, क्या उस पर कार्रवाई होने जा रही है, ये जरूर बताइएगा कि हॉस्टल संचालिका और केयर टेकर जो लोग भी हैं उन्हें क्लीन चिट पटना पुलिस आखिर क्यों दे चुकी है। तो कई सवाल हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सवालों के जवाब जिस दिन भी आइए, देर से आइए लेकिन दुरुस्त होकर आइएगा, और जिस अपराधी को हमारे सामने रखिएगा, बिहार की जनता के सामने रखिएगा, वो सही अपराधी होगा, वो कोई बकरा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब वक्त इतना हो चुका है, इतना वक्त हो चुका है कि बहुत कुछ, जैसे मैंने कहा कि डीवीआर को लेकर के घर वालों ने, जो परिजनों ने जो आरोप लगाए उसमें कहा गया कि डीवीआर आपको दिखाए तो लेट से दिखाया, पहले डीवीआर दिखाए जाने चाहिए घर वालों को, वो डीवीआर नहीं दिखाया गया। रोशनी कुमारी उन सब तमाम चीजों को बताने की कोशिश करती रही। और जो बात अमित बता रहे थे कि चित्रगुप्त नगर थाने की जो ड्राइवर है वो निजी ड्राइवर है, प्राइवेट है, वो कोई सरकारी ड्राइवर है नहीं, उस ड्राइवर के द्वारा उस डीवीआर को मंगाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए कि जिस लड़की को लेकर के अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और कहा गया कि नहीं, रेप का जो मामला उससे इनकार नहीं किया जा सकता है और उस लड़की की मौत भी हो जाती है। ऐसे गंभीर मामले में कितनी गंभीरता पुलिस ने दिखाई, एक निजी ड्राइवर से, और 3 दिन बाद उन जो है फुटेज को मंगाया जाता है, और अगर आप मंगाया भी तो आप समझिए कि अब उस फुटेज का क्या है, उसकी विश्वसनीयता का क्या है, फिर उसको भी दिखाना होगा। पुलिस को देखिए हम हर एंगल से जांच तो करनी होगी, साबित करना भी कितना बड़ा चुनौती होता है। बिल्कुल, ये साबित करना होगा, ये सब, क्योंकि जब आप पीछे, कई केस में पुलिस बयान दे देती है कि हमने मामले को क्लोज कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब सबूतों की बात होती है तो वो केस दम तोड़ देता है, और उसके बाद हम कहते हैं कि नो वन किल्ड फल्ला। तो अब समझिए ये पटना पुलिस को तो इस बार करना, और देखिए स्वाभाविक है ये, इसको हर कोई मानेंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी काम में अगर आप देरी करते हैं तो फिर उसकी सत्यता का जो भरोसा है वो कम होता चला जाता है। और अब यहां से इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए न्याय में देरी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही देरी होगी तो अगर वाकई जो लोग काम करेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर तमाम लोग गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आप इसमें तेजी लाएं, आप इसमें गति लाएं, क्योंकि कोई तो है, ये तो मानेंगे ना कि कोई तो है जो इन तमाम चीजों को बरगला रहा है।
कौन है वो सामने आएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इसीलिए देरी मतलब उस उतना सबूतों के साथ, उतना उस लड़की के साथ एक गुनाह तो हुआ है, एक बड़ा गुनाह सिस्टम के लिए होगा कि भरोसा टूटेगा। और उतना सबूत जो है ना, और उतना सबूत जो है वो दूर होता चला जाएगा, अपराधी को मौका मिलता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि आखिर देखिए, जब हॉस्टल से जब लड़की को ले जाया गया तो वो तमाम वीडियो होनी चाहिए थी, वो वीडियो नहीं है। वो कहाँ वीडियो है? क्योंकि जब लड़की को आप बाहर निकालते हैं, सीसीटीवी फुटेज होंगे किस तरह से गेट तोड़ा गया। और नहीं, कमरा जो तोड़ा गया क्या पुलिस के सामने तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। सीधा सीधा सवाल है, नहीं तोड़ा गया। क्या जो कमरा तोड़ा गया? और हैरानी होती है कि हॉस्टल संचालक को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये तमाम बातें मैं लोगों को कहता हूं कि आप सब इस पर अपनी राय रखिए, अपना कमेंट करिए कि जिस हॉस्टल में लड़की के साथ ये कुकृत्य हुआ और जिस हॉस्टल से बेहोशी की हालत में लड़की को बाहर निकाला गया, कम से कम उस हॉस्टल की जांच तो होनी चाहिए भाई। उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया था, 3 दिन तक तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। और जो हॉस्टल संचालक है, चाहे वो नीलम अग्रवाल हो और फिर श्रवण अग्रवाल है, अंशु अग्रवाल है, ये लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं पुलिस इसकी गिरफ्तारी करती है? और क्यों नहीं इससे सवाल जवाब होते हैं? क्यों नहीं इसको जो है पूछा जाता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था लड़की के साथ? कई सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को देना होगा। और हम फिर कह रहे हैं, आखिरी में जाते जाते ये कह रहे हैं कि जब भी पटना पुलिस, और देखिए ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन बस एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके नेक्स्ट डे जो है पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये केस क्लोज कर देगी, ऐसा सोर्सेज कह रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं आप इस केस को क्लोज कीजिए, लेकिन हमारी उम्मीद यही है, बिहार के लोगों की उम्मीद है, भारत की बेटियों की उम्मीद है, माँ बाप की उम्मीद यही है कि जिस दिन भी एसआईटी की टीम और बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, साइंटिफिक प्रूफ साथ रखे और जिस भी गुनहगार को सामने लाए वो कोई बकरा ना हो, बल्कि बेटी के साथ जो दुष्कर्म करने वाला असली गुनहगार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।